नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। पीसीसी चीफ कमलनाथ की नई जंबो टीम को कांग्रेस अपनी जीत के लिए तरकश के तीर बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सर्कस करार दे रही है। चुनाव के पहले कांग्रेस ने पदों पर प्रस्ताव खोलकर बांटा है। पदों की रेवड़ियों से पदाधिकारियों की बहार आ गई है। 105 प्रदेश महामंत्री और 50 उपाध्यक्षों वाली इस कार्यसमिति से कांग्रेस का कितना भला होगा, इस पर आधारित है हमारी आज की खास पेशकश। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के तरकश में अब 1-2 दर्जन नहीं, सैकड़ों तीर होंगी। कमलनाथ का तरकश यानी वो टीम जिसमें जीत का निशाना साधने के लिए अचूक अस्त्र रूपी सैकड़ों पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस में 105 प्रदेश महामंत्री और 50 उपाध्यक्ष वाली कमलनाथ की नई टीम की घोषणा हो चुकी है। इस टीम में लगभग सभी बड़े नेताओं को समायोजित कर लिया गया है। इससे मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर पदाधिकारियों की बहार आ गई है। कुछ दिन पहले तक तो ये माना जा रहा था कि पदाधिकारियों की संख्या कम की जाएगी, अब यह और बढ़ गई है। सर्कस तो शिवराज सिंह जी का मंत्रिमंडल है। जिस भारतीय जनता पार्टी को या मुख्यमंत्री जी को कमलनाथ जी के नेतृत्व में नवगठित 155 नेताओं की कार्यकारिणी सर्कस दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी 488 लोगों की है, तो वो क्या रेगिस्तान है? इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल का रात को आया एक बयान खासा चर्चित है। उन्होंने कहा कि ये सूची संपूर्ण और अंतिम नहीं होने के बाद इसमें संशोधन या विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल जो सूची सामने आई है उसमें वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों को पद दिलाने में सफल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह के समर्थकों को उपाध्यक्ष या महामंत्री बनाया गया है। हालांकि ज्यादा दबदबा नाथ और पचौरी समर्थकों का नजर आता है। चर्चा है कि काम करने वालों की जगह नेताओं के समर्थकों को मौका दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन भी नहीं किया गया। इधर सीएम शिवराज ने इसे सर्कस की टीम करार दिया है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी नई टीम पर व्यंग छोड़े हैं। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है। जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। अब उनके मैं एक उस पे व्हाट्सएप पर देख रहा था कि उसमें कौन से नंबर के उपाध्यक्ष, 480 नंबर उपाध्यक्ष, तो नंबरों से उपाध्यक्ष पुकारे जाएंगे। ये इस प्रकार से ये कोई कार्यकारिणी नहीं है। जानकार कहते हैं कि कमलनाथ सबके साथ न्याय करने के फेर में परफॉर्मेंस वाले कम चेहरों की टीम प्रभावी बनाने में कामयाब नहीं हो सके। कांग्रेस जंबो टीम वाली परिपाटी को तोड़ने में उनसे शक्तिशाली अध्यक्ष कोई भी नहीं हो सकता था। कमलनाथ की ये टीम सियासत के अचूक बाणों वाला सर्कस है या सर्कस, ये तो आने वाला समय बताएगा। सलमान खान के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक विजयवर्गीय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शहरयार खान साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हमारे साथ है। आप तीनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है दीपक जी से। दीपक जी, कई बार कमलनाथ सार्वजनिक मंच से बीजेपी के संगठन की तारीफ कर चुके हैं, आपको भी करनी चाहिए। हर बात में आप राजनीति क्यों ढूंढ लेते हैं? नहीं, राजनीति ढूंढने की बात नहीं है, लेकिन कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है और उस पर अगर किसी राजनेता की, अगर वो विपक्षी दल का हो, अपोजिशन हो, तो उसकी रिएक्शन मांगी जाती है। तो जो शिवराज जी ने कहा है वो उसी संदर्भ में है। देखिए, ऐसा है कांग्रेस पार्टी को अपनी संगठन गठित करने का हक है, लेकिन अमूमन देश के राजनीतिक दलों में, दुनिया भर में जो होता है कि एक अध्यक्ष होता है, 5-7 जनरल सेक्रेटरी होते हैं, 10 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, उपाध्यक्ष 5-7 होते हैं, 10 समझ लीजिए, 15 समझ लीजिए। लेकिन जब 150 उपाध्यक्ष और महामंत्री होने लगे तो ये किसी भी राजनीतिक संगठन के मापदंडों के हिसाब से बहुत संतुलित नहीं लगता है। अब ऐसा लगता है कि जैसे जो कि आगे अच्छा तुमको भी बना देते हैं, आपको भी बना सकते हैं, आपको भी बना देते हैं, तो बना दीजिए, आपका खुद का अधिकार है। लेकिन इसको जनता ने जिस नजरिए से देखेगी वो शिवराज जी ने कहा है। जी दीपक जी, के मिश्रा कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का जो मंत्रिमंडल है एमपी में वो सर्कस है, हमारी पार्टी में सर्कस नहीं है, आपका जो मंत्रिमंडल है वो असल में सर्कस है। देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी की जो सरकार है
उसका मंत्रिमंडल तो बहुत संतुलित है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मध्य प्रदेश के विकास को गति दे रहा है। लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार होती थी आज से 20 साल पहले जी, उसको जरूर सर्कस कहा जाता था। और एक अखबार ने तो अली बाबा और 40 चोर लिख दिया था दिग्विजय सिंह की मंत्रिमंडल को। 40 मंत्री होते थे उस समय उनके। जी। तो कांग्रेस को अपने मंत्रिमंडल को देखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ कहा गया है, मुख्यमंत्री जी ने कहा या जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, उसको सही संदर्भों में लें। क्योंकि आप दूसरी राजनीतिक दल देखिए, दुनिया भर में देख लीजिए, हमारी बात छोड़ दीजिए इंडिया की, इंग्लैंड में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, किसी भी लोकतंत्र में देख लीजिए, कोई राजनीतिक दल देख लीजिए, 150 और 200 महासचिव और उपाध्यक्ष किसी संगठन में नहीं होते हैं और ये रेवड़ियां बांटने जैसी स्थिति होती है। कांग्रेस स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, लेकिन जनता की नजर में इसको क्या समझा जाएगा, ये शिवराज जी ने कहा है। ठीक है, अब रुक करते हैं शहरयार खान साहब का। खान साहब, आज रिजल्ट आए हैं निकाय चुनाव के, 19 में से 13 बीजेपी ने जीते हैं। आपको लगता है आपकी नई टीम से आप विधानसभा का चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, 2018 में जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पहली बार कमान संभाली, तो निश्चित ही उस टाइम पर भी बड़े राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में और आम जनता में ये बात प्रचलित थी कि कांग्रेस क्या सरकार बना पाएगी। लेकिन इन्हीं कमलनाथ जी के सफल नेतृत्व में हमने 2018 में मात्र 7 महीने 10 दिन जी में शिवराज जी की 15 साल पुरानी सरकार को खड़ फेंका। तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से, इन्हीं वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता ने मिलकर जो अपना सामंजस्य बिठाया और उससे मध्य प्रदेश की जनता का समर्थन मिला, तो निश्चित ही हमने कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक सफल सरकार बनाई। वो एक अलग बात है कि कुछ हमारे जे चंदों ने उसको बेचने का काम करा, लेकिन जो कल प्रदेश कार्यकारिणी आई है जिस पे आज का आपका विषय है, मुद्दा है, तो शिवराज जी और बीडी शर्मा का जो कुंठा है वो साफ जाहिर है। क्योंकि आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं कि भाजपा ने जो एक आरएसएस ने सर्वे कराया, उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी 2023 में पूर्ण सरकार बनाने जा रही है और उसी की बानगी है कि ये हमारे कार्यकर्ताओं को निश्चित ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन उससे पहले शिवराज जी, आपको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपकी प्रदेश कार्य समिति शायद आपको मालूम नहीं है, या हमारे मित्र विजय वर्गीय जी बैठे हैं, 488 लोगों की है, हमारी तो मात्र 155 लोग हैं। और उसमें इनके पेट में जो दर्द हो रहा है वो दर्द ये कार्य समिति नहीं है, वो दर्द वो सर्वे है जिसमें इनके खिलाफ जो मत आ रहा है, निश्चित ही वो कमलनाथ जी के सफल नेतृत्व की वजह से आ रहा है। और जो हमारे प्रभारी महासचिव ने बोला कि उसमें कुछ और अमेंडमेंट होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो निश्चित ही ये हमारी 137 साल पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ा हमारा कैडर है, मात्र 150-200 लोगों से निश्चित ही उनकी जिम्मेदारियों से पूर्ण नहीं होगा। तो निश्चित ही जो जिस लायक है उसको उसका सम्मान दिया जाएगा। निश्चित ही ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें भाजपा ये भी देखे कि आपको। ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास में, रुक करूंगा आशीष जी का। आशीष जी, 2018 में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, उस टाइम पे सिंधिया उनके साथ थे, तो क्या 2023 में सिंधिया के ना होने से पार्टी का ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी? हाँ बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें अभी इसका आकलन नहीं किया जा सकता है कि सिंधिया का कितना असर होगा या नहीं होगा। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि भाजपा सिंधिया को अगर अपनी पार्टी में लेकर आई है तो उनका अभी अधिकतम उपयोग होना बाकी है जी। तो वो उपयोग जो है विधानसभा चुनाव है, वहां पर सिंधिया का जो असल असर जो होगा, असल असर वो समझ में आ सकता है। लेकिन अभी जो कार्यकारिणी की जहां तक बात है, अभी जो नई कार्यकारिणी बनी है, ये नई कार्यकारिणी में वाकई में संख्या बहुत ज्यादा है। और इसके पहले भी जब कार्यकारिणी थी तो 1,500-2,000 लोगों की पदाधिकारियों की संख्या बताई जाती थी। हालांकि कभी पीसीसी ने उसको साफ नहीं किया कि कितने पदाधिकारी थे। लेकिन अभी भी जब ये बने हैं तो इन सबके बावजूद भी अगर अलग देखें तो इसमें थोड़ा सा ये भी समझ में आता है, कमलनाथ शायद उनका पिछली अभी 2-3 दिन पहले एक मीटिंग में भी वो ये बात बोले थे कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां करें। तो इसका मतलब शायद है कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति करके जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को उनको लगता होगा कोई एक पदाधिकारी कुछ ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगा, तो उस तरह का कोई मैकेनिज्म करना वो चाह रहे हैं जो उन्होंने 18 में किया था। लेकिन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि कांग्रेस को जो अभी चुनाव लड़ना है भाजपा से, तो वो एक 17-18 साल पुरानी जमी हुई सरकार से और एक बड़े
कॉर्डर और एक मजबूत कॉर्डर वाले संगठन से लड़ना है जी। तो यहाँ पर कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह का जो वो कोशिश कर रहे हैं वो उनके नजरिए से हो सकता है ऐसी चीजें सही हो, लेकिन उसका असर कितना आएगा या उसके परिणाम, उसका आउटकम क्या होगा, ये इसका आकलन कांग्रेस यदि करके चल रही होगी तो ये उनका अपना कुछ अध्ययन होगा। लेकिन ये कांग्रेस को समझ के चलना पड़ेगा कि दो चीजें हैं, एक तो 2018 में जो 114 सीटें आई थी सरकार बना ली थी उन्होंने जी। लेकिन उसके बाद सरकार गिरी, तो लेकिन वो सरकार गिरने के बाद की जो सहानुभूति या ऐसी किसी उम्मीद से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को उससे फायदा होगा, क्योंकि वो सेंटिमेंट अब खत्म हो चुके हैं। वो उपचुनाव में चीजें सामने आ चुकी हैं कि कांग्रेस को अच्छा उसमें बहुत अच्छी सीटें नहीं मिली, तो कांग्रेस को अपनी तैयारियों से और अपनी तकनीकों से ही चुनाव लड़ना होगा। ठीक है। शहरयार खान साहब आपकी पार्टी की एक पुरानी समस्या है गुटबाजी। अभी भी हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई उसमें जिक्र है कि पचौरी खेमे और नाथ खेमे के लोगों को ज्यादा पदों से नवाजा गया, तो ऐसे में फिर दूसरा दिग्विजय सिंह का खेमा भी है, तो क्या फिर से वो समस्या आपको देखने को आएगी? देखिए, ये तो भाजपा के नेताओं के द्वारा समस्या बताई जा रही है। हमारी पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट होकर, और 2018 में भी इसी तरह का इन्होंने भ्रम वाचन फैलाए थे कि कांग्रेस पार्टी में एकता नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे वरिष्ठों ने, सारे कनिष्ठों ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करा था और सीमित समय में भाजपा के असीमित संसाधनों के खिलाफ हमने चुनाव लड़के और सरकार बनाने का काम करा था, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है और जनता जो चुनाव में वोट करती है फाइनली उसी का मत होता है जो कि दिशा और दशा तय करते हैं कि किसकी सरकार होगी, कौन हमारा नेतृत्व करेगा। तो 2018 में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास जताया था, और 2020 के बाद जो रुके हुए काम है निश्चित ही जनता। वोट शेयर आपका कम था, बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था आपसे 2018 में। देखिए, राजनीति में निश्चित ही वोट शेयर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फाइनली सरकार कौन रूल कर रहा है, गवर्न कौन कर रहा है, उस पे बात होती है। तो निश्चित ही हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता के जो विकास के कार्य 2020 से रुक गए हैं कुछ हमारे जय चंदों के कारण, वो कार्य फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 में सुचारू रूप से चालू करेंगे। और मध्य प्रदेश की जनता को याद है वो ऋण माफी, जय किसान ऋण माफी, वो उनको याद है 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। मध्य प्रदेश की जनता के हर वर्ग के हित के काम जो शुरू हुए थे, माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, उसी से घबरा के भाजपा ने कुछ माफियाओं के पैसे से हमारे जयचंद के कंधे पे सरकार बनाई थी। इस पर जवाब ले लेते हैं। दीपक जी कह रहे हैं कि आप जयचंद के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई है, आपका संगठन बहुत अच्छा है, निष्पक्ष तरीके से काम करता है, अभी एक एक्सटेंशन मिला है जेपी नड्डा साहब को, कोई चुनाव नहीं हुआ और एक्सटेंशन मिल गया, तो आप कांग्रेस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं फिर? देखिए, ऐसा है कि हम जो हमारा बहुत सिस्टमेटिक काम होता है, और इस समय हम नहीं चाहते कि चुनाव की परिस्थितियां हैं, तो चुनाव का समय ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने बाद कर्नाटक के चुनाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो लिहाजा एक्सटेंशन दिया गया है, और ये हमारा केंद्रीय संसदीय मंडल होता है जिसमें हम ये सारी चीजें तय करते हैं। तो संसदीय बोर्ड ने सारी चीजें तय की हैं, और ये कोई रेवड़ी बांटने वाला काम नहीं है, ये पार्टी की जरूरत के हिसाब से है कि पार्टी की जरूरत के हिसाब से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन बिना किसी मेरिट के, बिना किसी आधार पे तुम भी आ जाओ महामंत्री बन जाओ, तुम भी आ जाओ उपाध्यक्ष बन जाओ, ऐसा केवल कांग्रेस में हो सकता है। और इसी को शिवराज जी ने उठाया है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को बुरा नहीं लगना चाहिए। साहब आपके पास आ रहा हूं जी। और दूसरी बात यह है कि तमाम बातें शहरयार खान साहब ने कही हैं, मेरा इतना ही निवेदन है उनसे कि उनकी सरकार गई है तो आपसी झगड़ों की वजह से गई है, और अगर उनको लगता है कि उनकी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, तो जो 15 महीने तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय सज्जन सिंह वर्मा जी, उस समय के उमंग सिंगार जी, जीतू जराती जी, गोविंद सिंह जी, इन चारों नेताओं के जीतू पटवारी जी, इन चारों नेताओं के बयान पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन किस पे हमला कर रहा है। आपस में एक दूसरे को हमला कर रहे थे, चारों गुट एक दूसरे पे लगे हुए थे। ठीक है। और उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी। जनता के बीच जब ये लोग गए तो कांग्रेस के सारे कैंडिडेट हार गए और भारतीय जनता पार्टी के जीते। जाहिर है कि 2018 में जो एक बार काट की हांडी चढ़ गई थी, अब वो बार बार नहीं चढ़ती है। जनता ने देख लिया है कि झूठ बोलते हैं, मैनिफेस्टो भी गलत बोलते हैं, और जो कुछ बात करके जाते हैं वो पूरा करते नहीं है। राहुल गांधी बोल के गए थे 10 दिन में सारा कर्ज माफ हो जाएगा, वो 15 महीने में कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खारिज की जा चुकी है। दीपक जी जवाब ले लेते हैं। खान साहब,
सारे आरोप आपने सुने, आपके जो वचन पत्र को सीएम कह रहे हैं कि वो तो ढोंग पत्र है, जनता विश्वास नहीं करेगी उस पर। देखिए, यही भाजपा और शिवराज जी की परेशानी है कि जनता ने 2018 में भी हमारे वचन पत्र के 972 बिंदुओं पर विश्वास करा था और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। और जो मेरे मित्र बोल रहे हैं कि किसान ऋण माफी, ये भाजपा की वर्तमान शिवराज सरकार ने ही विधानसभा के पटल पे स्वीकार करा है कि 26 लाख लोगों के ऋण माफ हुए हैं। ये हम नहीं बोल रहा है, ये सरकारी आंकड़ा है और विधानसभा का ये डॉक्यूमेंट है। अब भाजपा को झूठ बोलना है, बार बार बोलना है। इनके कृषि मंत्री कमल पटेल के घर का भी कर्ज माफ हुआ, शिवराज जी के परिवार के लोगों के भी कर्ज माफ हुए, उसके बाद इतनी सफाई से ये झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने लगभग 19 साल से शिवराज जी के झूठों को, पुलंदों को, घोषणाओं को उनको नाम दिया है घोषणा वीर मुख्यमंत्री। तो इन पे किसी को विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के किए हुए कार्यों पे, देखिए, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्य पे जनता को विश्वास है कि कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा विकास मॉडल मध्य प्रदेश में लागू करा, बता दीजिए कि शिवराज जी ने 19 साल हो गए मुख्यमंत्री के रूप में, बुधनी विधानसभा का कंपैरिजन छिंदवाड़ा लोकसभा से कर लीजिए, किसी भी पैमाने पे किसी भी एजेंसी से करा लीजिए। शिवराज जी को खुद ना शर्म आ जाए तो बोलिएगा कि, और मैं मध्य प्रदेश की जनता से भी आह्वान करता हूं कि आपको अगर विकास देखना है तो छिंदवाड़ा में जाके देखिए कि एक सांसद के रूप में, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने वहां जो विकास करा था, उस विकास को अवरोध करने का भाजपा ने 2020 में षड्यंत्र रचा है। निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता उसका बदला लेने के लिए तैयार है और भाजपा की जो आंतरिक और रिसर्च की रिपोर्ट आ रही है उसकी तो विचलित है। दोबारा आऊंगा आपके पास, मैं रुक करूंगा आशीष जी का। आशीष जी, दो संगठन है, एक बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा तरकश में तीर है? देखिए, तीर तो जो है उनका पैनापन तो विपक्ष के पास होना चाहिए और तीर विपक्ष के पास ही होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष का तो एक अलग काम होता है, विपक्ष का काम होता है कि तथ्यात्मक रूप से आरोप लगाना या उन पर आलोचना करना जी। तो तीर होने चाहिए, लेकिन अब जब ये सामने चीजें आएंगी, क्योंकि ये चुनाव का जो पूरा माहौल है या जो मोमेंटम है, मुझे लगता है होली के आसपास से शुरू होगा, एक आध 1.5 महीना अभी इसमें और लगेगा, तो ये चीजें ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। क्योंकि राहुल गांधी की जो इनके प्रभारी हैं जेपी अग्रवाल, उन्होंने भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में भी अभी बहुत सारा संशोधन, विस्तार, निरस्तीकरण और सब चीजें होंगी जो उन्होंने कहा है। तो ये संकेत है पहला कांग्रेस की तरफ कि फरवरी मार्च से कांग्रेस में बहुत सारे नए सीन सामने आएंगे, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही सामने आएंगे, जो मेरा भी आकलन कहता है कि अभी जो स्थितियां हैं वो बहुत सारी बदलेंगी, बहुत सारे कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होंगी, कुछ चीजें और भी बदलेंगी। और इसी तरह भाजपा में भी ये बात अगले 1-2 महीने में काफी तेजी से बदलेगा घटनाक्रम, क्योंकि भाजपा ने देखिए अभी एक प्रयोग को सिरे चढ़ाने की कोशिश की है कि वो नए चेहरों को उतारना चाहते हैं एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए जी। ये प्रयोग गुजरात में भी हुआ है और स्वाभाविक रूप से होता है। नगरीय निकाय के जो बड़े, अब जो मेन चुनाव हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें प्रयोग भाजपा कर चुकी है, बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, लेकिन उस प्रयोग की राह पे वो भाजपा चल पड़ी है। तो ये प्रयोग जब होंगे तो भाजपा के अंदर भी निश्चित तौर पर उथल पुथल होगी, और कांग्रेस में जब कोई चीज नई होगी, नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे और भी कुछ हाईकमान से नए दिशा निर्देश चलेंगे, तो यहाँ भी उथल पुथल होगी। तो ये पूरा जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो पूरा जो सीन है अगले 1-2 महीनों में बहुत सारी परिस्थितियों के साथ सामने आएगा। जो फेरबदल किया गया है कांग्रेस में, आपको क्या लगता है उस सामाजिक समीकरण को साधा गया है उसमें, या सिर्फ रेवड़ी बांटी गई है? देखिए, वो तो अभी तो ऐसा लगता है कि एक नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी बनाए गए। ये अलग बात है कि उसमें जो संतुलन होना चाहिए, जैसे कांग्रेस का साफ तौर पे कांग्रेस का एक नेचर है कि वो गुटी तकाजों से ही चलती है, इलाकेदारी से चलती है, उनके नेता उस तरह से अपने इलाकेवार कवर करके उसको कांग्रेस को ताकत देते हैं। तो उस नजरिए से देखा जाए तो अभी बहुत जो गुट हैं कांग्रेस के, 3, 4, 5 बड़े गुट हैं, इस कार्यकारिणी में वैसा गुटी संतुलन नहीं दिखता। बाकी सामाजिक संतुलन तो यूं माना जा सकता है कि जो भी पदाधिकारी हो समाज के हिस्से हैं तो अपने हिसाब से जो भी नेटवर्किंग कांग्रेस को दे सकते हैं। लेकिन अभी जो जैसा मेरा मानना है कि अभी जब अगले 1-2 महीने में इस कार्यकारिणी का शेप चेंज होगा और बीजेपी में भी कुछ नए घटनाक्रम बनेंगे, तब जाकर ये चुनाव का जो सही चीज सामने आएगी कि किस तरकश में ज्यादा तीर हैं और किसके तीर में ज्यादा पैनापन। जी ठीक है, दीपक भाई का रुख करूंगा। दीपक भाई,
बीजेपी को चुनौती दे रही है कांग्रेस पार्टी के पीसी शर्मा बोल रहे हैं कि 174 सीटें वो जीतने जा रहे हैं 230 में से। आपको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा बड़ा फिगर दे दिया उन्होंने? देखिए, सपने देखने से और खास तौर से मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। तो कांग्रेस पार्टी जिसकी 74 सीट लेने की स्थिति भी नहीं है, वो 174 के 274 का दावा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन जनता कांग्रेस के 2018 के बाद सरकार जो बनी थी उसके घटनाक्रम से बहुत व्यथित थी, और उसका जवाब जो उपचुनाव हुए थे 27 विधानसभा क्षेत्रों में, उनमें जनता ने दे दिया है। जनता के बीच वही माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। कांग्रेस पार्टी किसी मुगालते में रहे, और अब चूंकि कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी सीट खाली नहीं करना चाहते, अपनी अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, तो बार बार दिल्ली में भरवा रहे कि मैं बनवा दूंगा, तो ठीक है, और तो 6-8 महीने बने रह सकते हैं अध्यक्ष जी। ठीक है। शहरयार खान साहब आपकी पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और गोवा में जो है आपके विधायक टूटकर बीजेपी में चले गए। ऐसा ना हो कि इस जो लिस्ट आई है उसके बाद कई लोग नाराज होकर बीजेपी में चले जाएं। देखिए, अगर आपके दिल में कोई खोट है और पार्टी में अगर आपकी उम्मीद के अनुरूप आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही जी, और आप पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ नहीं है दिल से, तो निश्चित ही अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए ऐसे जयचंद हमारे पहले भी गए हैं, और भविष्य में मैं नहीं कह सकता कि ये रुकेगा या रुक सकता है। ये भाजपा में भी होता है और कांग्रेस में भी होता है। मगर हमको खुशी इस बात की है कि कांग्रेस इतना बड़ा महासागर है जिसमें से भाजपा बाल्टियां निकालती रहती है और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास और ग्रोथ और अच्छे कमिटेड कार्यकर्ता हैं जो कि अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इनका परेशानी ये है, अब मैं आपको खुल के बता दूं, आरएसएस के सर्वे में अगर आज की डेट में चुनाव होते हैं तो इनको 50 सीटें बता रहे हैं, तो ये लोग खुद इसलिए आंतरिक रूप से परेशान है। तो क्या है कि कांग्रेस के चूल्हे पे ही अपनी रोटियां सेक कर अपना बचा हुआ टाइम गुजारने की बात कर रहा है। क्यों नहीं ये बताते कि जो कमलनाथ जी ने 26 लाख किसानों के ऋण माफ करे थे, तो उसके बाद के बचे हुए किसानों को आपने क्यों नहीं ऋण माफी का फायदा दिया जी? आप क्यों नहीं बताते जो कमलनाथ सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट थी, तो आपकी सरकार आते से 3 से 5,000 और 10,000 तक गरीबों पे बिल बांटे गए। आपसे पूछती है कि आपने संबल योजना क्यों बंद कर दी, किसानों गरीबों के हक में थी। बिल्कुल बता रहा हूं, जो आज भाजपा में महेंद्र सिसोदिया मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में कमेटी थी जिसने की लगभग 59 लाख उन भाजपा कार्यकर्ताओं को जो इनकम टैक्स पेयर थे उस संबल योजना का फायदा मिल रहा था। तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई में उसमें पाइप में बैंड लगाया था, जिससे भाजपा परेशान और व्यथित हुई। तो भाजपा जो भी स्कीम बनाती है जनता के नाम पर, उसका सीधा फायदा भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को दिलाती है। अब जो 80 करोड़ देश में खाद्यान्न की बात हो रही है, उसमें भी मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आए थे, भाजपा के नेताओं के ही घर में वो अनाज गरीबों का निवाला जा रहा था, और उसको कमलनाथ सरकार ने आके दुरुस्त करने का काम करा था। उसके बाद जैसे ही फिर वो सरकार गिराई तो फिर वो चालू हो गया। तो ये मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी को अलग विभिन्न योजनाओं का जामा पहनाकर उसको इनडायरेक्ट अपने कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंचाने का काम करते, और ठगी और उजड़ी हुई जो मध्य प्रदेश की जनता है वो तो फिर से ठगी हुई महसूस करती है। बना दिया था आपकी सरकार ने वल्लभ भवन को। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि शिवराज जी जो आज जिस मंत्रालय में बैठे हैं, आज वहीं पर वो दलाली का अंडा फल फूल रहा है, सिर्फ बोल के, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो घोषणा भी है। अगर जब तक आपकी बात, अरे बिल्कुल मुस्कुराएंगे, क्योंकि चोर अपनी चोरी को हंसकर ही दबाता है, लेकिन जांच नहीं कराते। आप बताइए आज तक जितनी जांचें जो कमिट करने के लिए इन्होंने वादे करे, उसका क्या रिजल्ट आया? कहीं नहीं आया। जवाब ले लेते हैं, क्योंकि भाजपा माफियाओं के साथ, लुटेरों के साथ, ठगों के साथ और ऐसे मध्य प्रदेश की जनता के गाड़ी कमाई को लूटने वालों के साथ रहती है, जो कि बाद में चुनावों में भाजपा के फंडर होते हैं। जी ठीक है। दीपक भाई, तमाम आरोप सुने होंगे जो आपकी पार्टी पर लगाए हैं। मेरा एक सवाल और है कि अभी हाल ही में मैं सबसे पहले तो शहरयार साहब को बधाई देता हूं एक बात के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सम्मानित करेगा, सम्मानित इस बात के लिए करेगा। मेरा सवाल भी सुन लीजिए। इनको सम्मानित करेगा कि इन्होंने अभी हाल कहा कि मध्य प्रदेश के 70 लाख इनकम टैक्स पेयर भाजपा के कार्यकर्ता,
तो मध्य प्रदेश में 70 लाख इनकम टैक्स पेयर तो कार्यकर्ता ना दुरुस्त कर ले। आप आंकड़े भूल रहे हैं। आप 28 विधानसभा चुनाव पे जो चुनाव हुए उस पे 27 बोल रहे हैं। आपको अपने कार्य समिति का आंकड़ा नहीं मालूम। अभी मैंने बोला कि 59 लाख जो संबल योजना में थे उसमें से 13 लाख भाजपा के इनकम टैक्स पेयर लोग थे, तो इसलिए कमलनाथ जी ने उस योजना को रोका। आप पहले पढ़ लिख कर अपने आंकड़े दुरुस्त करके आइए मेरे मित्र। यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। आप रटी रायटाई और सुनी सुनाई बातों को करते हैं। हम लोग लिख पढ़कर जो जनता के साथ ठगी हुई है उसके आंकड़े मध्य प्रदेश में पेश तो उनको बोलने दीजिए दीपक। मेरा इनसे आग्रह है, फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनका सम्मान करेगा कि धन्यवाद। पहले तो 13 लाख इनकम टैक्स पेयर मध्य प्रदेश में है नहीं। दूसरी बात यह कि सारे के सारे इनकम टैक्स पेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग केवल भीख मांगने का काम करते हैं क्या? वही मैं कह रहा हूँ ना, लूटने का काम जो करता है तो इनकम टैक्स भी लुटेरा ही दे रहा है। बार बार एक सर्वे का बताइए ना, कर रहे हैं। आप बताइए ना यार, आप सब आपकी पूरी बात होगी ना। आप बताइए जो लूटने का काम कर रहा है वही इनकम टैक्स दे रहा है। आपको बात करने का मौका इधर आपने 100 रुपए की चोरी करी। छोटा सा सवाल है आपसे, सिंधिया कोई तोप नहीं है, ये कमलनाथ जी ने कहा है। तो कमलनाथ जी ने कहा है वो सिंधिया आपकी पार्टी में है, तो ऐसी तोप जो किसी काम की नहीं है आपने अपनी पार्टी में क्यों रखी हुई है? पहली बात देखिए वो तो फ्यूज तोप है। वो तो 2019 में अपना लोकसभा नहीं बचा पाए। 57 साल में जब कांग्रेस में रहे तब उन्होंने वहां पर ग्वालियर अंचल में महापौर चुनाव नहीं जिता पाए। दीपक भाई को बोलने दीजिए। दीपक भाई, महापौर नहीं जिता पाए, तो ऐसी फ्यूज तोप को भाजपा लेके खुश हो रही है तो हो ही है। अपने गले का हार बनाइए। और उपचुनाव जो हुए जब फौरन उनके हटने के बाद अनुरोध है मेरा दीपक जी को बोलने दीजिए। मैं एक बात और जोड़ दूं फिर दीपक जी बोले। जब ग्वालियर चंबल संभाग के वो स्वभू नेता और महाराज हैं तो उपचुनाव में 9 सीटें कांग्रेस ने उसी चंबल से उनकी नाक के नीचे से निकाली थी, तो काय के स्वभू। अभी हमने महापौर अपने मुरैना और ग्वालियर जिताए, तो काय के जवाब सुन लीजिए। जी दीपक भाई, देखिए पहली बात तो मेरा निवेदन ये है शहर खान साहब से कि कांग्रेस का फोरम नहीं है जी। एक फोरम पे अपनी डेमोक्रेटिक तरीके से बात की जानी चाहिए और ना तो किसी को इंटरप्ट करना चाहिए। ये क्या तरीका अरे आपका टर्म है तब करिए, आप जब आपका नंबर आए तब करिए। अरे ये तरीका नहीं होता। अगर आंकड़े ये तरीका नहीं होता बातचीत का यार, ये बातचीत का तरीका थोड़ी होता है। बताना पड़ेगा कि बातचीत का तरीका नहीं होता। आपका कांग्रेस पार्टी आंकड़े भी झूठे बोल रहे हैं। आपकी परेशानी का सबब है कि आप झूठ बोल के झूठ की मशीन शिवराज जी ने ऐसे हर कार्यकर्ता को बना दिया कि वो मध्य प्रदेश के असली आंकड़ों को भी झुटलाते हैं। जो सदन में के पटल पे रखे 26 लाख किसानों के ऋण माफी, उसको भी झुटलाते हैं। तो भैया मेरा ये दायित्व है विपक्ष के नाते कि मैं मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं होने दूंगा, उनको सही आंकड़े बताऊंगा। आप झूठ बोलेंगे तो मैं उसको दुरुस्त करूंगा। ये मेरे ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है। विपक्ष में हमको बिठाया है। लास्ट कमेंट, वक्त की कमी, लास्ट कमेंट दीपक भाई अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मुझे बात नहीं करनी ऐसे जिनको तरीका ही नहीं है डेमोक्रेटिक तरीके से बात करने का। इसलिए विधानसभा जनता ने बाहर कर दिया, विधानसभा से लोकसभा से। अरे राहुल गांधी को बाहर कर दिया, बदतमीज लोगों को। अरे जे चंदो के टक्कर में मत खुश होइए, जे चंदो के कंधे में मत खुश होइए। किसी डेमोक्रेटिक फोरम पे बैठे विधानसभा में भेजेगा। अरे आप बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक, राहुल गांधी को बाहर कर दिया। इसलिए नाथूराम गोडसे के वंशज बोल रहे हैं, जोकरों की जरूरत नहीं है राजनीति में। नाथूराम गोडसे के वंशज बोल रहे हैं संवैधानिक तरीके। शर्म आना चाहिए आपको बोलते हुए, जिम्मेदारी नहीं मालूम। अरे आपको शर्म आना चाहिए। जो नाथूराम गोडसे के वंशज है उनको इंडोर्स कर रहे हैं, उनके मंदिर बनवा रहे हैं और आपकी सरकार उस पर। आशीष भाई एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहता हूं मैं। क्या लगता है आपको 2023 में जो पार्टी का संगठन है कांग्रेस का, वो कुछ कमाल कर दिखाएगा या नहीं? आशीष भाई आपसे। देखिए कांग्रेस के संगठन को कमाल करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे। एंटी इनकम्बेंसी को भुना पाएगा कि नहीं सर? जी, एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस पार्टी भुना पाएगी? ये कांग्रेस ने 2018 में कोशिश की थी, काफी हद तक कामयाब हुई थी। इस बार कांग्रेस के पास से मौका है, लेकिन कांग्रेस को सोचना होगा कि कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी की शिवराज सरकार से भर मुकाबला नहीं करना है, बल्कि केंद्र की जो सरकार है, जो एक फेस है, प्रधानमंत्री का फेस है, और दूसरे जो उनका अपना जो मजबूती है पार्टी की, उनसे मुकाबला करना है। सही बात है, उन सबके साथ मुकाबला करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। दीपक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमलनाथ कई बार सार्वजनिक मंच से बीजेपी के संगठन की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कमलनाथ की जम्बो टीम के तीर निशाने पर लगते हैं नहीं। क्या पार्टी का इससे नफा होगा या नुकसान, ये तो चुनाव के नतीजों के साथ ही तय होगा। हमारी खास चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।